हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 27 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 28 सितंबर 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सबके सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 842 है, छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। आप जानते हैं कि क्रमागत सम संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो ये योगफल में से ये जो डिफरेंस है 2, पहले आप वो माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद बचेगा ये 840। 840 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे, ये बनेगा 420 और दूसरा भाग भी 420। छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है तो इन्हीं में से एक जो है आपका आंसर होगा। अगर बड़ी सम संख्या पूछा जाता तो ये जो डिफरेंस आप माइनस किए हैं ये इसमें वापस जोड़ देते तो 422 जो है वो बड़ी सम संख्या हो जाती। ठीक है, आगे। एक 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई 2 मीटर है। उसी समय पर एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई 6.4 मीटर है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ों की छाया की लंबाई आपके पास है, एक्चुअल ऊंचाई निकालना है। लिखते हैं, अगर ये व्यक्ति की छाया की लंबाई 2 मीटर है तो एक्चुअल में इसका ऊंचाई कितना है? 1.75 मीटर। और ये जो लैंप पोस्ट है इसकी छाया की लंबाई क्या है? 6.4 मीटर। तो इसका छाया हो गया 6.4 मीटर का। तो एक्चुअल में इसका ऊंचाई क्या है वही आपको निकालना है। ठीक है, तो आप छाया में अगर देखेंगे तो 2 से 6.4 हुआ है तो ये कितना गुना हो रहा है? ये 3.2 गुना हो रहा है। तो इधर भी आप क्या करिए? 3.2 गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये 1.75 है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। आप जानते हैं कि 1/4 ये कितना होता है? 0.25। इसका ये 7 गुना है तो ये फ्रैक्शन हो गया 7/4। और इसको गुना करना है 3.2 से तो गुना कर देंगे, 4 से कट जाएगा 0.8 बार में। 8×7=56 यानी 5.6 मीटर एक्चुअल ऊंचाई है ये लैंप पोस्ट की। तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 5.6, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, वस्तु एक्स को 10% की हानि पर और वस्तु y को 15% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 7 रुपया का लाभ होता है। यदि उसने वस्तु x को 12% के लाभ पर और वस्तु y को 5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 10 रुपया का लाभ हुआ होता। x और y के क्रय मूल्यों का योग कितना है? यानी दोनों के कॉस्ट प्राइस का योगफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप इक्वेशन की तरह इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए x का 10% है, यहाँ पर x का 12% है। इक्वल बनाना थोड़ा कठिन है, बड़ा डेटा से आपको गुना करना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो y का 15%, यहाँ पर y का 5%। अगर हम लोग ये दूसरा वाला कंडीशन को 3 से गुना कर दें तो ये 15% 15% इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दूसरा स्टेटमेंट को 3 से गुना करके लिखेंगे। 3 से अगर गुना कर दे तो ये बन जाएगा x का 12 या 36%। ठीक है, x का 36% प्लस यहाँ पर y का 5% था, 3 से गुना होगा तो y का 5 या 15% बन जाएगा। और प्रॉफिट पहले 10 रुपया था, 3 से गुना होगा तो 10 या 30 रुपया हो जाएगा। अब आप पहला को लिखिए, x का 10% हानि है तो इसको अगर हम लोग लिखें तो x का 10% आप लिख सकते हैं, लेकिन हानि है तो इसको माइनस में लिखिए। प्लस y का 15%, y का 15% बराबर 7 रुपया ओवरऑल इसको प्रॉफिट है तो 7 इसके बराबर कर देंगे। अब आप पहला में से दूसरा को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा x का, अगर ये घटेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 36 10 46 हो जाएगा। और ये दोनों तो कट ही जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। 30 में से 7 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 23। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 23 गुना 100/46। 23 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, यानी x का वैल्यू कितना है? 50 रुपया। अब हमें y का निकालना है तो आप क्या करिए? वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर हम लोग दूसरा इक्वेशन में वैल्यू करें, 10% निकालना आसान है 50 का, तो ये 50 का 10% कितना होगा? 5 रुपया। ठीक है, तो 5 माइनस में होगा क्योंकि ये हानि है, और प्लस y का 15% बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? ये जाके उधर जुट जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए और ये 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 दिया, 5 से ये 20 बार में, 3 से ये 4 बार में,
तो 4 गुना 20 80 रुपया वाई का कॉस्ट प्राइस आया। ये 50 है, ये 80 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 यानी 130 रुपया टोटल आएगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धात्विक गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। इस नए गोले का आयतन कितना होगा? ठीक है, देखिए यहाँ से नया गोला का त्रिज्या निकालना एकदम आसान है। इन तीनों त्रिज्या वाले गोला को पिघला करके बड़ा गोला बनाया गया है। तो मान लेते हैं बड़ा गोला का जो रेडियस है वो क्या है? आर है। तो यहाँ पर आर का क्यूब बराबर हो जाएगा इन तीनों छोटे गोले के त्रिज्या के क्यूब का योगफल, यानी 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 5 का क्यूब 125। तो यहाँ से आर बराबर कितना होगा? सबको जोड़ेंगे तो 216। ठीक है, आर क्यूब 216 आया। तो आर का वैल्यू कितना होगा? 216 का घनमूल 6। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है गोला का आयतन? 4/3 पाए यानी 22/7 इंटू आर का क्यूब, आर 6 तो 6 का क्यूब 216 आ जाएगा। कटा देंगे इसको, 3 से कट रहा है, 3 सते 3 दूना। ठीक है, अब नहीं कटेगा, गुना करना होगा। आप इकाई अंक देख सकते हैं यहाँ पर कितना बन रहा है? 4 दूना 8, 8 दूना 16 यानी इकाई अंक 6 बन रहा है। नीचे तो 7 रहेगा ही, सब में है। तो 6 चेक कर लेंगे। 7 पचे 35, 2 37, 7 आ रहा है, नहीं होगा। 7 पचे 35, 5 40, 0 आ रहा है, नहीं होगा। 7 पचे 35, 1 36, यहाँ पर 6 आ रहा है। 7 पचे 35, 3 38, यहाँ पर 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे दिए गए व्यंजक को सरल करना है। तो देखिए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है केवल, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ही आएगा, ये नहीं होगा आंसर क्योंकि ये माइनस में दे रखा है। और क्यूब वाला अगर देखें तो केवल यहाँ पर गुना होने के बाद माइनस का 2x क्यूब बनेगा। माइनस का 2x क्यूब इन दोनों में है, पहला में प्लस में, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचा। एक्स वाला देख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। एक्स वाला अगर देखें तो 2 से एक्स में गुना होगा, माइनस माइनस प्लस का 2x बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 3x पहले से, तो 3 2 5x प्लस में होना चाहिए, यहाँ पर है केवल। ऑप्शन नंबर 3 हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसको P बट्टा Q के रूप में व्यक्त करना है। सिंपल सा है, आपको पॉइंट और बार छोड़ के नंबर लिखना है। तो 12 बनेगा, उसमें माइनस करना है जिसका रिकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर 1 है। और नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों का रिकरिंग होता है उतना 9 देते हैं। तो यहाँ पर 1 अंक है तो एक बार 9 डालेंगे। तो 12 में से 1 घटा 11, नीचे 9, तो 11 बट्टा 9 इसका सही आंसर है। आगे यदि ए और बी समीकरण ये इसके मूल हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसमें बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ना कि गुना करने के बाद 6 के बराबर हो जाए और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 5 हो जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या होगा? प्लस का 1 और माइनस का 6। 1 में 6 घटाएंगे माइनस का 5 आएगा, 1 गुना माइनस 6 करेंगे माइनस का 6 आएगा। लेकिन ये जो आपका आंसर नहीं होता है, आंसर के लिए इसका चिन्ह बदलना होता है। तो 1 यहाँ माइनस में आ जाएगा और 6 यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। तो ये दोनों एक्स के वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर रख दीजिए। ए माइनस बी कोई भी रखेंगे आपका आंसर सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करना। अगर ए का वैल्यू -1 ले तो -1, बी का अगर 6 ले तो माइनस का 6, तो माइनस का 7 हो गया, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए ऑप्शन में यहाँ पर 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा था। अगर एक रहता तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लगाते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में वैल्यू पूछा जा रहा था। तो स्क्वायर करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बनता, तो वो आंसर लगा देते। यहाँ पर 2 ऑप्शन था इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ा। आगे यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में ई और एफ विकर्ण AC पर इस प्रकार स्थित बिंदु है कि ए बराबर FC है, तो चतुर्भुज PDF निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन है आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं, और वर्ग। ठीक है, तो देखिए सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा। तो हम लोग एक समांतर चतुर्भुज खींच लेंगे यहाँ पर। ये मान लीजिए वो समांतर चतुर्भुज है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, इसका नाम है ABCD। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि ये जो विकर्ण AC है उस पर 2 बिंदु है EF। तो पहले आप विकर्ण खींच लीजिए AC, A से C को मिला देंगे। इस पर 2 बिंदु है E और F, और ये इस प्रकार है कि AE बराबर FC होना चाहिए। तो आप यहाँ पर AC को 3 बराबर भाग में बांट के इन दोनों बिंदु पर E और F बैठा दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि AE और FC यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि
ये बिंदुओं को मिलाने से चतुर्भुज बन रहा है BETF। तो ये क्या है? तो मिला दीजिए इसको, B से E को मिला दीजिए, D से E को मिला दीजिए, ठीक है, D से F को मिला दीजिए, उसके बाद F से B को मिला दीजिए, तो चतुर्भुज बन गया। ये बिंदु आपका E है, BEDF। तो ये क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको समझ सकते हैं आप। अगर हम लोग ये जो पहले वाला बड़ा वाला चतुर्भुज है ABCD, इसके अगर इस विकर्ण को भी मिला दें B से D और ये प्रतिच्छेद बिंदु इसका नाम O दे देते हैं, तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। तो इस कंडीशन में DO O भी बराबर होना चाहिए, यानी इन दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। उसी तरह A से O और O से C भी बराबर होगा, क्योंकि ये विकर्ण बड़े वाले चतुर्भुज का है और इसको ये छोटा वाला विकर्ण काट रहा है दो बराबर भाग में। अगर ये दोनों बराबर है, यानी A से O तक और O से C तक, और इन दोनों में आप देख सकते हैं कि A से E और F से C ये दोनों भी बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर समझ कर देख कर कह सकते हैं कि ये E से O, ठीक है, और O से F तक का दूरी भी बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज का निर्माण हुआ है ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। आयत तो होगा नहीं, क्योंकि आयत यहाँ पर बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये बराबर करने के लिए आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं, जैसे अगर ये विकर्ण दो बराबर भाग में है तो AO बराबर OC कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। AO को देखिए यहाँ पर दो पार्ट में बांटा गया है, AE और EO, तो लिखेंगे AE प्लस EO बराबर OC को भी दो पार्ट में है, OF और FC, OF प्लस FC। और सवाल में दे रखा है कि AE जो है FC के बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों को दोनों साइड से हटा दीजिए, यानी AE यहाँ पर है आपका और FC यहाँ पर है, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं EO बराबर OF हो गया। अगर ये दोनों बराबर हो गया, ये अंदर वाला, तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज। आगे, यदि अल्फा एक न्यून कोण है और ये है, तो कॉस अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग टेन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, और ये माइनस का सेक अल्फा पहले से है, और ये 19 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, माइनस का 19 हो जाएगा बराबर 0। तो इसको अगर लिखें, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक अल्फा और -1 -19, ये हो जाएगा माइनस का 20 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण जैसा हो गया, यानी इसको आप x का मान निकालना हो तो मान लीजिए कि ये सेक जो है ये x है। अगर इसमें x का वैल्यू निकालना होता है तो बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ते हैं कि गुना करने के बाद माइनस का 20 और जोड़ने या घटाने के बाद यहाँ पर माइनस का 1 हो जाए। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? ये प्लस का 4 और माइनस का 5, 4 में 5 घटाएंगे माइनस का 1, और 4 गुना -5 करेंगे तो माइनस का 20। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर सेक अल्फा का 2 वैल्यू आएगा, ये 4 माइनस में हो जाएगा और ये -5 प्लस में हो जाएगा। तो माइनस वाला को छोड़ दीजिए, प्लस का 5 लेकर चलना आपको। अगर सेक अल्फा 5 है, कॉस अल्फा निकालना है, तो आप जानते हैं कि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस अल्फा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यह अनुपात है, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। सिंपल सा इसे कटाना रहता है। देखिए यहाँ ऑप्शन में 1 3 2 3 है, क्या ये 3 से कट रहा है? क्या 2 2 4 7 11, 3 से ये नहीं कट रहा, तो 3 वाला आप आंसर हटा दीजिए, ठीक है। 2 से अगर इसको कटा दे तो ये आएगा कितना? 36, यानी 361 से दोनों कटेगा। 361 से आप देख सकते हैं ये 2 बार में कटा, और 361 का ये 3 गुना है, यानी कि 2:3 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर और आधार की परिधि 77 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, देखिए यहाँ ऊंचाई दे रखा है 23 और ये 23 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 23 का मल्टीपल आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। देखिए आधार की परिधि दे रखा है 77, अगर हम लोग परिधि का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है? 2πr, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 77 हो जाएगा। 11 से 2 बार में, 11 से 7 बार में ये कट जाएगा, तो आर का वैल्यू यहाँ से 7 7 49 और नीचे आ जाएगा 2 दूना 4, तो 49/4 आया रेडियस। अब निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2πRH, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर यहाँ पर निकला है 49/4 और h है 23।
कटा देंगे यहाँ से 7 से 7 बार में, और ये कट जाएगा 2, 2 से 11 बार में। तो 7 या 21, इकाई अंक 1 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में यहाँ दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, एक टंकी की तली में मौजूद एक छिद्र से पानी रिसता है। एक नल उस टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और तली में मौजूद छिद्र उस पूरी भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और छिद्र दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दोनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। मान लीजिए जो नल है भरने वाला उसका नाम ए है, ठीक है, इसको प्लस में दे देते हैं, ये 3 घंटे में भरता है। और दूसरा नल बी है, ये खाली करने वाला है, ये पूरी टंकी को 5 घंटे में खाली करता है। तो टोटल जो कैपेसिटी होगा टंकी का, इन दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और ये खाली करने वाला तो नेगेटिव कर दीजिए इसको। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो 15 यूनिट भरना है जो कैपेसिटी है टैंक का, और दोनों जब साथ में काम करेगा तो ए 5 भरेगा, 3 जो है बी जो है 3 खाली कर देगा, तो कुल मिला के 5 - 3 2 ही भराएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 7.5 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ 36 किलोमीटर पर आवर और 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोनों जब समान दिशा में चले तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, दोनों के स्पीड का डिफरेंस। और जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कवर करेगी तो कितना दूरी कवर करेगी, दोनों के लंबाई के योगफल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, डिफरेंस, यानी 36 और 26 का डिफरेंस आएगा 10। इस चाल से 18 सेकंड में, तो ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम लोग 5/18 से जब गुना कर दें तो ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। और ये 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो 18 से गुना कर देंगे तो दोनों का लंबाई यहाँ पर निकल जाएगा, यानी L1 + L2। तो 18 तो कट ही जाएगा, 10 बचे 50 मीटर दोनों की लंबाई आया। और ये दोनों समान लंबाई का, तो 25 हो जाएगा प्रत्येक। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 25 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना होगा वर्ग संख्या केवल यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों तो वर्ग संख्या है नहीं, तो क्या करिए आप सबको एक साथ रूट के अंदर ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2187 गुना 432 और नीचे हो जाएगा 324। तो 108 का 3 गुना यहाँ पर दिख रहा है, 108 का 4 गुना यहाँ पर, 3 से इसको घटाएंगे, 3 से 21, यहाँ पर 29, यानी 729 गुना 4 आया। तो 729 का वर्गमूल 27 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 27 दूना 54 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे, अजीम ने एक निश्चित राशि उधार ली जो 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 36 माह में 19,800 हो गई। उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। कि 36 महीना मतलब क्या, 3 साल, और 12.5% का रेट है, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, ये बन जाएगा 37.5%। और इसका फ्रैक्शन आप जानते हैं कितना होता है, 3/8, क्योंकि 1/8 जो है ये होता है 12.5%, और 12.5 का 3 गुना हुआ तो 1/8 का भी 3 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर 8 मूलधन है तो उस पर ब्याज कितना का बना, 3 का। तो कुल मिला के यहाँ पर मिश्रधन कितना होगा, 8 पर 3 का ब्याज, तो 11 का मिश्रधन होगा। लेकिन एक्चुअल में जो मिश्रधन है वो 19,800 है, तो ये 19,800 के बराबर होगा। कितना गुना है, डिवाइड करेंगे, 11 का 11 8 यानी 1800 गुना आया। क्या निकालना है, राशि, यानी मूलधन 8 यूनिट का है, तो 8 का वैल्यू आप निकाल दीजिए। 1800 गुना 8 करेंगे तो 18 8 144 पर 2 जीरो पड़ जाएगा, तो 14,400 इसका मूलधन होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे, इसको सरल करना है, सिंपल सा, ये हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा 5/9, जोड़ेंगे 5 1 6/9 आया, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, राजू की बहन की आयु राजू से 6 वर्ष अधिक है। यदि उसकी बहन की आयु 38 वर्ष है तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों में 6 का डिफरेंस है और बड़ी है उसकी बहन, और उसकी बहन है 38 साल की, तो राजू होगा कितना, 6 वर्ष कम, यानी कि 32 साल का। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, कुछ करना ही नहीं है। आगे, 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और फिर 2021 में 8% की कमी हुई,
2020 के आरंभ में इसकी जनसंख्या के सापेक्ष 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला से निकाल लेंगे। नेट परसेंटेज आपको मिल जाएगा। 10 बड़ा है प्लस में 10, 8 घटा है माइनस का 8, 1 प्लस 1 माइनस है तो आगे माइनस आएगा। 10 गुना 8/100, तो ये घटाएंगे तो 2 आएगा, इधर कटाएंगे इसको तो 0.8 आएगा, तो 2 में 0.8 घटा दीजिए तो ये आएगा 1.2%। प्लस में आया है तो इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नीचे 900 व्यक्तियों का संचयी आवर्ती बंटन दिया गया है और ये से कम प्रकार, ठीक है, से कम प्रकार मतलब कि ये जो है 40 से कम इतना आदमी है, 50 से कम इतना, 60 से कम इसी तरह से है, जहाँ प्रत्येक की आयु 30 वर्ष और उससे अधिक है, यानी मिनिमम जो है कितना है 30 वर्ष है। बहुलक आयु ज्ञात कीजिए। तो आप इस टेबल को पहले जो बहुलक हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिया रहता है ग्रुप में वो लिखेंगे। देखिए ये जो कह रहा है कि इससे कम यानी 40 से कम 120 आदमी है और मिनिमम 30 ही है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 30 से 40 तक कितने व्यक्ति हैं, 120 आदमी हैं। अब आगे अगर चलें तो 40 तक 120 है, 50 तक 250 है, तो कुल मिला के 40 और 50 के बीच में कितना रहा, 250 में 120 घटाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग 40 से 50 के बीच इसको घटा के लिख सकते हैं, तो 250 में 120 घटा दे तो 130 आ गया। उसी तरह फिर 50 से 60 के बीच निकालेंगे तो उसमें ये आपको घटाना होगा, 650 में 250 घटाएंगे तो ये आएगा 400। उसी तरह फिर 60 से 70 का निकालेंगे तो कितना होगा, 850 में 650 घटा दीजिए तो ये आएगा 200। फिर 70 से 80 के निकालेंगे तो 900 में 150 घटाना होगा तो आएगा कितना, 50। तो ये आपका हो गया वर्ग अंतराल, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें आपको खोजना क्या रहता है, बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग, और ये फ्रीक्वेंसी जहाँ मैक्सिमम है वही आपका बहुलक वर्ग होता है, तो मैक्सिमम यहाँ पर 400 है तो ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ठीक है, तो बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा है वर्ग अंतराल का 50, ये आपका L होता है तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस F1 जो बहुलक वर्ग है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वही आपका F1 होता है, तो F1 आपका कितना हो गया, ये F1 है, ये F0 है और ये जो है आपका F2 है, ये 200, तो F1 है 400 माइनस F0 कितना है 130, नीचे 2F1 यानी 400 का 2 गुना 800 आ जाएगा, माइनस F0 F2 माइनस करना तो दोनों को जोड़ के एक साथ माइनस कर दीजिए, यानी कि 200 और 130 ये हो जाएगा 330 यहाँ पर माइनस गुना H। वर्ग अंतराल में जो गैप रहता है तो 10 का गैप है तो 10 यहाँ पर आएगा H की जगह पर, तो ये 50 हो गया, प्लस 400 में 130 घटाएंगे तो ये आएगा 270, नीचे हो गया 800 में 330 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 470, गुना 10 है तो गुना 10, जीरो तो कट ही जाएगा, 47 से 270 को डिवाइड करना है, तो 50 प्लस ये कितना आ जाएगा 47, ये 5 बार में जाएगा, उसके बाद दशमलव आएगा, तो 55 से थोड़ा सा बड़ा, कितना बड़ा, 2 ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर 47 से 5 बार में लगाएं तो कितना हो जाएगा, 250 से 15 कम यानी 235, तो 35 बचा, इस पर जीरो आएगा, 350 हुआ, तो 47 से 7 बार में जाएगा, तो 5.7 प्लस 50 यानी 55.7 के समथिंग जो है आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। आगे 100 रुपया में 100 अंडे खरीदे गए, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए, व्यापारी ने शेष अंडे 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचे, उसका लाभ ज्ञात कीजिए, वो भी रुपया में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया है और 100 में 100 अंडा खरीदा। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर हम यहाँ सेलिंग प्राइस देखें तो ये सेलिंग प्राइस एक अंडा का 1.2 रुपया है और अंडे कितने बचे, 100 खरीदे थे, 12 टूट गए, बचे 88 अंडे, तो 88 से गुना होगा, तो ये 12 अट्ठे 96 बचा 9, 12 अट्ठे 96 9 105 और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो देख सकते हैं 100 का सामान 105.6 में बिक रहा है, तो 5.6 रुपया का यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। आगे एक व्यापारी 25% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, किंतु वह बेईमानी पूर्वक ऐसा बाट का प्रयोग करता है जो उस पर अंकित वजन से 15% कम है, व्यापारी द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है,
देखिए वो 25% लाभ पर बेचने का दावा करते हैं। इसका फ्रैक्शन अगर लिखें तो 1/4, और ये 15% का फ्रैक्शन 3/20, यानी ये 4/1 का प्रॉफिट कमा रहा है। सीधा सीधा ग्राहक को कहा के 4 का सामान ये 5 में बेच रहा है। लेकिन ये कम वजन नापता है। कितना कम? 20/3 का कम। यानी अगर आप इससे 20 ग्राम सामान खरीद रहे हैं तो ये आपको 3 ग्राम कम यानी 17 ग्राम ही सामान देगा। ठीक है, 17 ग्राम। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए गुना करके, 4 से कट रहा 5 बार में, तो इधर 17 हो गया, इधर 25 हो गया, यानी 17 का सामान 25 में बिक रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कितना का? 8 का। किसके ऊपर? 17 के ऊपर। गुना 100% कर लीजिए। तो 17 छा के 6 48 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन है 47, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि P और Q समीकरण इसके मूल हैं और P जो है Q से छोटी है, X के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल P-1 और Q+1 होंगे। ठीक है, तो पहले आप P और Q का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से X का अगर वैल्यू निकालें तो बीच वाला पद को आपको तोड़ना होगा 2 भाग में, गुना करने के बाद माइनस का 21, जोड़ने या घटाने के बाद प्लस का 4 आ जाए तो कितना होगा? 7 या 21 होता है, यानी कि 7 - 3 करना होगा। 7 में 3 घटाएंगे, प्लस में 4, गुना करेंगे माइनस का 21। लेकिन यह आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसके लिए चिन्ह बदलना होता है। तो यहाँ से x बराबर -7 और प्लस का 3 आएगा। अब इसमें P और Q कौन है? देखिए Q P से छोटी है, तो ये छोटा वाला जो है -7 ये आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, और ये बड़ा वाला 3 जो है ये आपका Q हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में। अब ये कह रहा है वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल्य ये हैं। P देखिए -7 है, अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये -8 वैल्यू मिलेगा, और Q यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर रखेंगे तो 3 1 4 मिलेगा, यानी ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अल्फ़ा बीटा दिया है, समीकरण निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। वैल्यू रखेंगे x², ये दोनों को जोड़ेंगे तो -8 + 4 माइनस का 4 होगा, और ये माइनस पहले से कुल मिला के प्लस का 4x हो जाएगा। दोनों को गुना करके यहाँ देना है, तो 8 चौके 32 माइनस में आएगा बराबर 0। ये आपका आंसर है। x², ये दोनों तो होगा नहीं, +4x माइनस का 32 यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल 270 है। एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा गुणनफल को 18 से डिवाइड कर दीजिए। 18 का 18, 18 पंचे 90, 15 आपका आंसर होगा। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होते हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ठीक है, तो एक संख्या 18 दिया है, दूसरा हमें निकालना है, और दोनों का गुणनफल यहाँ 270 दे रखा है, तो डिवाइड ही तो करना है। डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा दूसरा संख्या। आगे, जब किसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ऑप्शन से कर लीजिए, आसान सवाल है। यानी अगर हम देखें शेषफल यहाँ 3 है, कहने का मतलब उस संख्या में अगर ये 3 घटा दें तो वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। 15 मतलब 5 का मल्टीपल, इकाई अंक 5 बनना चाहिए। यहाँ पर अगर 3 घटाएं तो ये बनेगा 195, इकाई अंक 5 आ रहा है, ये हो सकता है। यहाँ पर 3 घटा तो इकाई अंक 7 बनेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 घटा है तो इकाई अंक 2 बनेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर अगर 3 घटा है तो ये बन रहा है 180, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन दे रखा है इससे देख लीजिए, 17 से विभाजित करने पर 11 शेषफल प्राप्त होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लीजिए। और अगर 198 को उठा दें, यानी 198 में अगर हम लोग ये शेषफल 11 आ रहा है, 11 घटा दे तो ये बन रहा है 187। क्या ये 187 ये 17 से कटेगी? क्या 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। अगर नहीं कटता तो बचा हुआ ऑप्शन आंसर होता। ठीक है, आगे, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सा रहता है, माध्यिका निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। उसके बाद अगर विषम है तो बीच वाला पद, सम है तो बीच वाले दो पद का एवरेज माध्यिका होता है। तो निकाल लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। खुद से प्रयास करिए। आगे, इस तालिका का अध्ययन करना है और कह रहा है कि रेलगाड़ी ए द्वारा इन 3 दिनों में तय की गई औसत दूरी कितनी है। तो रेलगाड़ी ए अगर देखें तो ये वाला है, पहला दूसरा तीसरा दिन, ये तीनों है, जोड़ के 3 से डिवाइड करना है। तो जोड़े तो ये आ गया आपका कितना, 3 2 5 4 901, 1000, और यहाँ पर 62 3 65, यानी 1065 आ रहा है योगफल। 3 से डिवाइड करना है तो ये 35, इसके बाद 5, 355 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया।
आगे इसमें कह रहा है नीचे दिए गए लाइन ग्राफ का अध्ययन करना, और सवाल में कह रहा है कि 2021 से 22 के दौरान मौतों में हुई लगभग प्रतिशत कमी और 2020 से 21 के दौरान मौतों में हुई लगभग प्रतिशत वृद्धि क्रमशः कितनी है। देख लेंगे 21 से 22, यहाँ पर अगर देखें तो ये है आपका 21 से 22। 21 में 5000, 22 में 3000 कमी हुआ है। 3 जीरो हटा दी यानी 5 से 3 हुआ है। 2 का कमी है किसके ऊपर, 5 के ऊपर, तो 2/5 कितना होता है, 40%। यानी पहला 40% का कमी है। एक ही ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप दूसरा भी निकाल के चेक कर सकते हैं। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।